हेलो एवरीवन, आज डेट है 17 मार्च और द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज कौन कौन से आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। दो आर्टिकल पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक आर्टिकल होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड और सेकंड आर्टिकल होगा रिजर्वेशन से रिलेटेड। तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट डिस्कशन है, फर्स्ट जो आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे जो एलिट इंस्टीट्यूट हैं लाइक आईआईटी, आईआईएम, इग्नू, आईआईएससी, इन सब में जो रिजर्वेशन के आधार पर जो फैकल्टी रिक्रूट की जाने वाली थी उनको काफ़ी लंबे समय से, मतलब वो जो सीट्स हैं जो रिजर्वेशन के आधार पर एससी, एसटी और ओबीसी के लिए जो सीट्स हैं फैकल्टी में, वो सीट्स काफ़ी लंबे समय से खाली चल रही हैं। तो उसी को लेकर के आर्टिकल है। क्यों? क्योंकि अभी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने पार्लियामेंट में ये डाटा पब्लिश किए हैं, इसीलिए ये न्यूज़ पब्लिश हुई है और इसी को लेकर के ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है। देखो, सबसे पहले हम डाटा देख लेते हैं। अगर हम आईआईएम की बात करें तो आईआईएम में 74% हमारे जनरल कैटेगरी के फैकल्टी हैं। इसके अलावा 0.8% एससी के, 0.2% एसटी के और 2.6% ओबीसी के हैं। सेम अगर हम आईआईटी की बात करें तो 81% जो फैकल्टी है वो जनरल कैटेगरी से है, 2.23% एससी से है, 0.31% एसटी से है और 5.44% ओबीसी से है। मतलब जनरल के कंपैरिजन में बहुत कम वहां पर फैकल्टी रिजर्वेशन वाले क्राइटेरिया से है। अगर हम जनरल की बात करें, नॉर्मल बात करें, तो आईआईएम में 62% जो एससी की वैकेंसीज हैं वो भरी हुई नहीं है। और अगर आईआईएससी की बात करें तो 90% सीट्स जो ओबीसी के लिए हैं वो खाली हैं। और जनरल बात की जाए, जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, आईआईएससीआर है, आईआईटी, नॉन फैकल्टी, इग्नू एंड संस्कृत सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, इन सब में जनरल अगर एक एवरेज की बात की जाए तो 38 से 52% तक जो सीटें हैं किसकी, रिजर्वेशन के आधार पर, मतलब एससी, एसटी और ओबीसी के लिए, तो 38 से 52% तक सीटें खाली हैं। किसी इंस्टीट्यूट में 38% तक खाली हैं और किसी इंस्टीट्यूट में 52% तक भी सीटें खाली हैं। अब पॉइंट ऑफ कंसर्न की ये बात है कि देखो, रिजर्वेशन गवर्नमेंट बोल रही है, गवर्नमेंट बार बार ये बोलती है कि एजुकेशन में भी रिजर्वेशन दिया जा रहा है और बाद में जो हमारी जॉब्स हैं उनमें भी रिजर्वेशन दिया जा रहा है। लेकिन ये जो बात है वो तो मिसमैच है ना। मतलब गवर्नमेंट के जो इक्विटी बिल्डिंग गोल्स हैं और एक्चुअल रिक्रूटमेंट आउटकम्स की अगर हम बात करें तो बिल्कुल ही दोनों में मैचिंग ही नहीं है। आप बोल रहे हो और जो आ रहा है, रिजल्ट निकल करके आ रहा है, उसमें तो बिल्कुल ही लेवल नहीं है, बिल्कुल ही बराबरी नहीं है। तो क्या करना चाहिए इन सारी बातों के लिए? देखो, ये जो आईआईटी और आईआईएम का, इनका तो बार बार सेम बात बोलना है कि हमारे पास में, हम तो चाहते हैं कि रिजर्वेशन से फैकल्टी आए, लेकिन इस तरीके के जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो अवेलेबल ही नहीं हो पाते, तो हम किसको रिक्रूट करें? तो क्या किया जा सकता है? अब इसको देखो, ये प्रॉब्लम तो है, अब इसको क्या किया जा सकता है? दो चीजें की जा सकती है। पहली चीज तो, एक आईआईटी के लिए एक ऑफिशियल कमेटी बनी थी, उसने सजेस्ट किया था कि जो हमारे एलिट इंस्टीट्यूट है लाइक आईआईटी, आईआईएम, आईआईएससीआर, आईआईएससी, इग्नू, ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, इनमें सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूट टीचर्स कैडर एक्ट 2019 के तहत, मतलब जो रिजर्वेशन के तहत जो फैकल्टी को रिक्रूट किया जाता है इन एलिट इंस्टीट्यूट में, वो आप बंद कर दो। मतलब यहाँ पर फैकल्टी रिजर्वेशन के थ्रू अपॉइंट नहीं होगी। तो देखो, ये तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि इक्वलिटी के लिए और इक्विटी दोनों को लाने के लिए रिजर्वेशन को ये माना जाता है कि ये छोटा रास्ता है, जल्दी से हम इक्वलिटी समाज में ला सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रिपरेटरी प्रोग्राम स्टार्ट करने चाहिए। गवर्नमेंट को अपने ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट करे गवर्नमेंट, ताकि जो सोसाइटी का जो पार्ट जो बिल्कुल दबा कुचला है, बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, उसको बराबर लाने की कोशिश तो की जानी चाहिए ना। मतलब गवर्नमेंट में जब बच्चे आईआईटी में पढ़ रहे हैं, आईआईएम में पढ़ रहे हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, तो उनसे उसी टाइम पूछा जाए गवर्नमेंट के द्वारा कि आप बड़े होकर के एक अच्छी फैकल्टी बनना चाहते हैं, एक अच्छे टीचर बनना चाहते हैं, और अगर जो बच्चे इससे एग्री होते हैं तो उन्हें उसी समय से तैयार किया जाए फैकल्टी के तौर पर। तो इससे क्या होगा? तो ये दूसरे वाला जो सजेशन है वो ज्यादा मोर प्रिफर्ड है और इसी को प्रेफरेंस दी जानी चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो एक गैप क्रिएट हो रहा है टाइम के साथ में उसको भरा जा सके और जो समाज के सभी
कम्युनिटी को, सभी तबके को, सभी वर्ग को, सभी सेक्शन को, सभी कास्ट को बराबरी, इक्वलिटी और इक्विटी मेंटेन हो सके। तो ये हमने डिस्कस किया कि कैसे इस तरीके से जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे पहले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है वो हमें पता होना चाहिए। देखो, अभी जो मेन काम है वो मशीनों के द्वारा नहीं करवा के हर जगह जैसे डेस्क जॉब होती हैं वो ज़्यादातर किसके द्वारा होती है, ह्यूमंस के द्वारा होती हैं। जब ये सारे काम मशीनों के द्वारा होने लगे, मतलब मशीनों में डाटा फिट किया जाए और मशीनें उस अकॉर्डिंग काम करें, मतलब ह्यूमन को रिप्लेस कर करके जब मशीन काम करने लगी, वो ही होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वर्तमान की हमारी बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जिनको यूज करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके हमको कम कर सकते हैं। जैसे हंगर को दूर किया जा सकता है, पॉवर्टी, डिजीज, इन सब में। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के लिए, एजुकेशन, साइंटिफिक डिस्कवरी, इन सब के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा सकता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो क्रॉप यील्ड्स, मतलब हमारी जो पैदावार, प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ाने में, बिजनेस प्रोडक्टिविटी को रेज करने में, एक्सेस टू क्रेडिट को इम्प्रूव करने में, कैंसर डिटेक्शन फास्टर करने में और मोर प्रिसिस, ठीक है, मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसको और ज़्यादा अच्छे से सोल्व करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोल निभा सकता है। इसीलिए बोला जा रहा है कि 2030 तक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका लेवल हमारी पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उसमें $15 ट्रिलियन का हो जाएगा और पूरे ग्लोबल जीडीपी का 14% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे करेगा। गूगल ने 2600 ऐसे केसेस के बारे में पता लगाया जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया पूरे वर्ल्ड में और अच्छे रिजल्ट सामने आए। एक स्टडी पब्लिश हुई है अभी, ए स्टडी पब्लिश्ड इन नेचर, उसने रिव्यू किया है कि जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में से 134 ऐसे गोल्स हैं जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू सोल्व किया जा सकता है या फिर अचीव किया जा सकता है। मतलब 79% जो टारगेट्स हैं, एसडीजी टारगेट्स, उनको अचीव किया जा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से। अब देखो, ये तो मेरिट्स हो गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। अब कोई भी चीज अगर पॉजिटिव लेकर के आती है तो नेगेटिव भी लेकर के आती है। अब इसके नेगेटिव क्या है, पॉइंट्स ऑफ कंसर्न क्या है, सीधी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, ये जो चीज है ना, देखो मशीन आएगी, मशीन इंसान को हटाएगी, तो वैसे ही पॉपुलेशन इंडिया की, स्पेशली ना सिर्फ इंडिया की, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो जब मशीन काम ले लेगी इंसानों का तो इंसान क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, जो इनइक्वलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इससे क्या किया जा सकता है, कैसे हम बेटर कर सकते हैं? बेटर तो हो रहा है लेकिन वर्स भी हो रहा है। तो इसमें क्या किया जा सकता है कि जो लोग हैं उनको रीस्किल करनी होगी, वर्कर्स को रीस्किल करनी होगी। इसके अलावा जो नई चीजें सिखानी होगी वर्कर्स को, नहीं तो देखो मशीनें उनको रिमूव कर देंगी। आने वाले समय में ऐसा हो सकता है बहुत सारी डेस्क जॉब जैसे कि अकाउंटेंट्स की, फाइनेंशियल ट्रेडर्स की, मिडिल मैनेजर्स की, ये सब जो जॉब जो है उनको हटा दिया जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा। तो ये देखो एक तरीके से नई, ये पॉइंट ऑफ कंसर्न है, एक तरीके से नई तरीके की इनइक्वलिटीज इंक्रीज हो जाएगी इससे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। दूसरा क्या होगा, जो इनइक्वलिटीज ना सिर्फ इंसानों में क्रिएट होगी बल्कि देशों में भी क्रिएट हो जाएगी। जैसे चाइना, जापान, यूएसए, ये ऐसे देश हैं जिनकी काफी पैसा है और देखो काफी पैसा वो खर्च करने के लिए तैयार है इसमें, ठीक है। अब जब जो देश पैसा खर्च करेगा, मशीन तैयार करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ज़्यादा पैकेज लगाएगा, तो वहाँ पर तो काम और ज़्यादा आसान होगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से वो काम कर पाएंगे और इसी की वजह से उनकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी और जो गरीब देश है उनकी ग्रोथ रुकती जाएगी, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। जैसे मान लो किसी जगह दंगे होते हैं और वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है पता करने के लिए कि कौन कौन दंगों में शामिल था। तो एक तरीके की जो हमारी कलर माइनॉरिटीज से रिलेटेड जो
पीपल के खिलाफ में जो कम्युनिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो आप डाटा डालोगे ना वो ही दिखाएगा। वो ह्यूमंस तो है नहीं कि फीलिंग्स के अकॉर्डिंग काम करेगा, तो उसमें जो आप डाटा डाले उसी का रिजल्ट निकाल करके आपको दिखा देगा। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी से रिलेटेड वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। इसके अलावा और ज़्यादा क्या होगा, डाटा प्राइवेसी कंसर्न भी है। जैसे कैम्ब्रिज एनालिटिका, यूएसए के जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए थे उसमें बोला गया था कि रशिया की इस कंपनी ने डाटा को यूज किया और लोगों की जो सोच है उसको बदलने की कोशिश की। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर इंक्रीज हुआ तो ये सारी प्रॉब्लम्स और ज़्यादा इंक्रीज होंगी। तो देखो सीधा इस आर्टिकल में बोला गया है कि विदाउट एथिकल गार्ड्स रेल्स, अगर एथिकल गार्ड्स आपने नहीं लगाई तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो सोशल और इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनको और ज़्यादा इंक्रीज कर देगा, और ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी जिससे डिस्क्रिमिनेटरी आउटकम्स निकलेंगे और इनको आप फिर रिवर्स भी नहीं कर पाओगे। मतलब इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी ये चीज़ें कि आप इसको क्या नहीं कर पाओगे, रिवर्स भी नहीं कर पाओगे। तो क्या किया जाना चाहिए, गवर्नमेंट इसको यूज ना करे? नहीं, ऐसा तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखो होल ऑफ सोसाइटी की अगर हम देखें तो होल ऑफ सोसाइटी का तो प्रॉफिट होगा इससे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हालांकि, तो समय रहते हुए ना सिर्फ इंडिया को, पूरे वर्ल्ड को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर अच्छे से एक मैकेनिज्म बनानी चाहिए और उसके ऊपर काम किया जाना चाहिए। देखो बिना मैकेनिज्म के काम करोगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर आपको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो पहले से ही आप उस चीज़ के लिए एक मैकेनिज्म बनाओ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तो हम यूज़ करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन किस तरीके से करेंगे वो सब कुछ क्लियर होना चाहिए। जैसे यूएन सेक्रेटरी जनरल रोड मैप ऑन डिजिटल कॉपरेशन, ये एक गुड स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे ट्रस्टवर्दी, ह्यूमन राइट्स बेस्ड, सेफ, सस्टेनेबल और पीस को प्रमोट करने के लिए आर्टिफिशियल का जो यूज है वो इस तरीके से किया जाए कि ह्यूमंस के सारे राइट्स भी प्रोटेक्ट हों और हमारे लिए ये बेनिफिशियल भी हो। यूनेस्को का एक ड्राफ्ट आया था, उससे भी सीखा जा सकता है कि किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो एथिक्स हैं उसकी रिकमेंडेशन उन्होंने दी थी। इसके अलावा इंडिया में हम ये कर सकते हैं, जैसे नीति आयोग आर्टिफिशियल की से रिलेटेड जो भी स्ट्रेटजी हो उसको क्लियर करने में नीति आयोग एक रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करे और इसके लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी बने, उसके ऊपर काम हो। क्योंकि देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समय की मांग के अनुसार बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी और इसको यूज करना ज़रूरी होगा, लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं अगर उनको सही ढंग से सॉल्व किया जाएगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमारे लिए अच्छा काम करेगी। इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रमोशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस के बीच में एक राइट बैलेंस की ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके।